This is Swati Miss and we are studying science of class 8, chapter number 2, microbes, friends and food. Okay. In this video we have covered useful microbes. ओके हमने यूजफुल माइक्रोब्स की स्टडी इसके पहले की वीडियो में कर चुके हैं. इसके बाद में वी हैव स्टडीड हार्मफुल माइक्रोब्स है ना. हार्मफुल माइक्रोब्स हमने स्टडी की है. हार्मफुल माइक्रोब्स में इसके पहले के वीडियो में हमने क्या स्टडी किया है, हमने स्टडी किए हैं ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिनकी वजह से हमारी बॉडी में अलग अलग टाइप के डिसीजेस हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमने स्टडी किए हैं कम्युनिकेबल डिसीजेस के. कम्युनिकेबल डिसीजेस हमें होते हैं किन किन से होते हैं, हमें हो सकते हैं प्रोटोजोआ से, बैक्टीरिया से, अलगी से और वायरसेस से. ठीक है. उसके बाद में हमने कम्युनिकेबल डिसीजेस के एग्जांपल्स देखे हैं इन एनिमल्स, इन प्लांट्स एज वेल एज इन ह्यूमन बीइंग्स. ओके. इसके बाद में हमने जो नेक्स्ट टॉपिक हमें कंसिडर किया है वो है जो हमें हार्मफुल माइक्रोब्स का एक सब टॉपिक जो है बाकी रह गया, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ, दैट इज स्पॉइलेज ऑफ फूड. स्पॉइलेज ऑफ फूड का मतलब क्या है, ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुनो. ठीक है. स्पॉइलेज ऑफ फूड मतलब जैसे हम जो भी फूड आइटम्स हम कंज्यूम करते हैं, द फूड आइटम्स दैट वी ईट, इट कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इट कंसिस्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जैसे इसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, ऑल दिस थिंग्स आर प्रेजेंट इन इट एंड these all things they are like food for us. In the same manner they are like food for all other microbes also. Okay. तो ये फूड अगर हमने विदाउट यूजिंग कुछ समय के लिए वैसे के वैसे रख दिया तो उसमें क्या होती है, देयर इज ए ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब स्टार्ट ग्रोइंग इनटू इट और माइक्रोब जब उस पर ग्रो करते हैं तो वो मतलब अपने कंजप्शन के लिए, हमने इसके पहले देखा है कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, फर्मेंटेशन की प्रोसेस करते हैं, है ना. फर्मेंटेशन की प्रोसेस जैसे करते हैं, फर्मेंटेशन की वजह से कई सारे यूजफुल सब्सटेंसेस उसमें प्रोड्यूस होते हैं जैसे कि अल्कोहल, शुगर, है ना. इन द सेम मैनर कुछ हार्मफुल पॉइजनस सब्सटेंसेस भी माइक्रोब्स की एक्टिविटी की वजह से जो आपके फूड आइटम है उसमें प्रोड्यूस होते हैं. वो जो सब्सटेंसेस है, बिकॉज ऑफ दैट सब्सटेंसेस द टेस्ट ऑफ फूड चेंजेस and texture of food changes. It becomes more watery and it has a foul smell. और उसकी स्मेल कैसी आती है, खराब आती है. ठीक है ना. कुछ समय के बाद में फूड का जो है उसमें से स्मेल आने लगती है गंदी सी. उसके बाद में उसका टेक्सचर भी थोड़ा सा वाटरी. और कई देखो आप लोग जो फूड आइटम्स होते हैं, सपोज कि रात की कुछ बची हुई दाल आपने सुबह तक रखी तो उस पे बबल्स आने लगते हैं, है ना. व्हाइट कलर की कवरिंग उसके ऊपर जमा होती है. कई बार कुछ रोटी वगैरह 2-3 दिन वैसे के वैसे पड़ी रही, सपोज. ऐसे करना नहीं. जनरली जितना हमें चाहिए उतना यूजफुल चीजें हमें उतनी ही बनानी है, क्योंकि बाद में वो माइक्रोब्स खाएंगे, अपने किसी काम की नहीं रहेंगी और ऐसी कंटेमिनेट हो जाएगा फिर वो कंजम्पशन के लिए इट विल नॉट बी गुड. ओके. सो ये जो चीजें डेवलप होने के बाद में द फूड इट डू नॉट रिमेन, it is unfit for consumption. The food becomes unfit for consumption and this we call as spoilage of food. Food क्या हो गया आपका, स्पॉइल हो गया. स्पॉइल करने में हेल्प कौन करता है, माइक्रोब्स करते हैं. हार्मफुल माइक्रोब्स जिसमें बैक्टीरिया, फंगाई और बाकी के माइक्रोब्स क्या है शामिल है, अलगी को छोड़ के. ओके. सो दिस इज अबाउट हार्मफुल माइक्रोब्स. हार्मफुल माइक्रोब्स टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है. इसके बाद में अगर आपको फूड को स्पॉइल होने से प्रिवेंट करना है तो उसके लिए आप क्या करोगे, दैट वी आर गोइंग टू सी नाउ. स्पॉइलेज ऑफ फूड. ये स्पॉइल्ड फूड अगर आप खाते हो तो आपको फूड पॉइजनिंग हो सकता है. फूड पॉइजनिंग में आपको डिसेंट्री, उसके बाद में नॉशिया, वोमिटिंग की फीलिंग्स, ये उसके क्या है सिम्टम्स है. ठीक है ना. नेक्स्ट हमें देखना है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. सी, प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. using
various methods to prevent spoilage of food is called preservation of food. डेफिनेशन ध्यान से देखो ना, इज कॉल्ड प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. आप क्या करते हो, आप कुछ मेथड्स का इस्तेमाल करते हो. यू यूज सम मेथड्स, बाय यूजिंग दिस मेथड्स यू कैन स्टॉप और प्रिवेंट द स्पॉइलेज ऑफ फूड, जिसकी वजह से फूड ज्यादा दिनों तक क्या रहता है, अच्छी क्वालिटी का रहता है, वो स्पॉइल नहीं होता या उसमें माइक्रोब्स की ग्रोथ जो है वो नहीं होती. ये जो है इसे आप बोलते हो क्या, दिस इज कॉल्ड एज प्रिजर्वेशन ऑफ फूड. प्रिजर्वेशन ऑफ फूड की मेथड्स हमारे घर में हमेशा से इस्तेमाल किए जाते हैं. वी आर गोइंग टू सी सम ऑफ द मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ मेथड्स ऑफ प्रिजर्वेशन. ओके, इसमें सबसे पहली मेथड जो है, जो आपके घर में हमेशा यूज की जाती है, कौन सी मेथड है, कौन सी मेथड है. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि दूध है, दूध आपको पता है 24 आवर्स उसकी लिमिटेशन है, उसके बाद में वो खराब होना स्टार्ट करता है. और अगर मॉइस्चर टेम्परेचर अगर ज्यादा है, फॉर एग्जांपल समर के डेज में थोड़ा सा भी वार्मनेस इंक्रीज हुआ ना, हमें पता है मिल्क है उसमें लैक्टोबैसिलस नाम के बैक्टीरिया होते हैं, और भी कई तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और आपने अगर उसकी केयर नहीं ली तो वो फटना, उसमें क्या बोलते हैं उसका कर्ड में कन्वर्शन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है. वो आधा अधूरा कर्ड में कन्वर्ट हुआ वो जो मिल्क होता है ना, उसमें लैक्टोबैसिलस के अलावा भी कई अलग जो बैक्टीरिया है, जर्म्स है, वो डेवलप होते हैं, वो दैट इज अनफिट फॉर यूज. तो इसको अगर आपको प्रिवेंट करना है तो क्या किया जाता है घर पे, आप बता सकते हो. दूध को प्रिवेंट मतलब स्पॉइल होने से प्रिवेंट के लिए घर पे क्या किया जाता है, घर पे दूध को किया जाता है बॉईल. जैसे ही आप बाहर से कहीं से मिल्क लाते हो तो सबसे पहली चीज आप उसको बॉईल करके रखते हो, 5-6 घंटे हो गए फिर आप उसको बॉईल करते हो, ठीक है ना. ऐसे अगर आपको 24 घंटे से ज्यादा समय तक उसको अगर आपको यूज करना है, अच्छी क्वालिटी में रखना है, तो आप उसको क्या करते हो, पहली मेथड ये है बॉइलिंग. फर्स्ट मेथड जो है, जो आप मिल्क के साथ करते हो, दैट इज बॉइलिंग. बॉइलिंग की वजह से मतलब whenever you provide heat to food item, the germs which are present in it, they get destroyed, and because of which your food item it is preserved for some more time. उसको आप ज्यादा समय तक के लिए क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो. तो the first method is boiling. फर्स्ट मेथड क्या है, बॉइलिंग. और यू कैन ऑल्सो से हीटिंग करने की वजह से उसके अंदर के जो जर्म है वो जर्म्स क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे. सेकेंड मेथड, हीटिंग की उल्टी प्रोसेस, दैट इज व्हाट, दैट इज कूलिंग. यू कैन ऑल्सो से रेफ्रिजरेटिंग. कई सारे फूड आइटम्स ऐसे हैं, मैंने आपको इसके पहले बताया है कि आप वार्मनेस अगर प्रोवाइड करते हो, सफिशिएंट वार्मनेस, रूम टेम्परेचर के थोड़ा सा ऊपर, तो माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए वो कैसे है, आइडियल कंडीशन है. माइक्रोब्स को वार्मनेस चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, एयर और सनलाइट. ये चार चीजें जो है ये माइक्रोब्स की ग्रोथ के लिए सफिशिएंट है. और ये चार चीजें अगर माइक्रोब्स को मिलती हैं तो माइक्रोब्स की ग्रोथ क्या हो सकती है, फास्ट हो सकती है ना. पहली चीज में जो था आपने, मतलब समर के डेज में वार्मनेस ज्यादा होता है तो माइक्रोब्स की ग्रोथ फास्ट होती है. जो फूड आइटम आपका है ना वो खराब मॉइस्चर मतलब समर के डेज में वो खराब होने के चांसेस ज्यादा होते हैं. क्यों, क्योंकि वार्मनेस ज्यादा होता है. फिर भी आप बॉइलिंग पॉइंट तक के 100 डिग्री सेल्सियस तक के अगर उसको हीट करोगे तो वो बच जाएगा, फूड आपका स्पॉइल होने से बचेगा. उसके अपोजिट पूरा वार्मनेस प्रोवाइड ही मत करो, उसको कूल कर डालो, मतलब उसका टेम्परेचर रेफ्रिजरेशन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस तक के अगर आपने टेम्परेचर को डाउन किया, या 5-10 डिग्री सेल्सियस तक के भी अगर आपने उसको टेम्परेचर डाउन किया उसका, तो भी उसमें क्या होंगी, मॉइस्चर की ग्रोथ, माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो पाएगी. ओके, सो दिस इज अनदर मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन.
दैट इज कूलिंग और रेफ्रिजरेशन, कूलिंग और रेफ्रिजरेशन। थर्ड जो मेथड है दैट इज डीप फ्रीजिंग। कई आपके फूड आइटम्स ऐसे, फॉर एग्जाम्पल फिश है, मीट है ना, आपने फ्रोजन पीस खाए हैं क्या? फ्रोजन वाटा नहीं उसको बोलते हैं अपन, जो जनरली उसको भी डीप फ्रीज करके रखा जाता है। जब आपको जरूरत है तब उसको रूम टेम्परेचर के लाओ और यूज करो। तो जो मीट, ये जो एनिमल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको ज्यादा दिनों के लिए स्टोर करके रखने के लिए डीप फ्रीजिंग का मतलब, जिसको 0 डिग्री सेल्सियस के भी नीचे टेम्परेचर पे उसको क्या किया जाता है, फ्रीज किया जाता है। फ्रोजन चीजें फॉर्म में रखा जाता है और जब जरूरत है तब उसको क्या करो, आप बाहर निकालो। सो दिस मेथड इज कॉल्ड एज डीप फ्रीजिंग मेथड। दिस मेथड इज कॉल्ड एज डीप फ्रीजिंग मेथड। नेक्स्ट मेथड इज मेथड नंबर 4, दैट इज पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन दैट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ प्रिजर्वेशन ऑफ मिल्क। पास्चराइजेशन में क्या किया जाता है, जो पास्चराइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें मिल्क को पहले बॉइलिंग टेम्परेचर तक के उसको हीट किया जाता है। और ऐसे कंसिडर करो कि 80 डिग्री सेल्सियस तक के मिल्क को पहले हीट करते हैं, उसको 10 मिनट्स बॉइल करो। बॉइल करने के बाद में दैट इज सडनली कूल्ड। हमने गैस बंद किया, वो कूल हो रहा है आराम से, देन द मेथड इज बॉइलिंग। लेकिन उसको पहले हीट करो, हीट करने के बाद में सडनली उसको कूल करो। इससे क्या होंगे, उसमें जितने भी जर्म्स प्रेजेंट है वो जर्म्स क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। और उसका लाइफ जो है फूड आइटम का वो इंक्रीज होगा। द मेथड इज कॉल्ड एज पास्चराइजेशन। लुइस पास्चर नाम का जो साइंटिस्ट है उसने ये मेथड इन्वेंट की, तो उसका नाम जो है उसके नाम पे रखा गया। पास्चराइजेशन इज फोर्थ मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन। ठीक है, इसके अलावा फिफ्थ मेथड इज एडिंग substances like salt, sugar, oil and chemical substances, chemical preservative बोलेंगे इसको। ये जो 4 चीजें हैं आप क्या कर सकते हो, जैसे ये चीजों के समय पे देखो आपको पिकल्स, एक मेथड यहाँ पे ना, मैं प्रिजर्वेटिव के पहले ये मेथड बता रही हूँ, 6 नंबर की मेथड ड्राइंग, क्योंकि ये पिकल्स से रिलेटेड है ना इसलिए मुझे याद आया। ड्राइंग भी किया जाता है, जो फूड आइटम्स है उनको प्रिजर्व करके रखने के लिए आप उसको ड्राई करके रखते हो। जैसे ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स हमने इसके पहले के लेसन में देखा था ना, फूड ग्रेन्स को क्या किया जाता है, फूड ग्रेन्स को सन ड्राई किया जाता है। सन ड्राई करने से क्या होगा, जितना भी वाटर कंटेंट उसमें प्रेजेंट होगा वो वाटर कंटेंट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, है ना, वाटर निकल जाएगा, मॉइस्चर नहीं रहेगा, तो उसमें जर्म्स की ग्रोथ भी नहीं होगी। ओके, सो दिस इज ड्राई। ड्राई करते हो आप, मतलब ग्रेन्स को ड्राई किया जाता है। आपने देखा है मैंगोज जिस सीजन में आते हैं ना, उस सीजन में जो कच्ची कैरी होती है, ग्रीन मैंगो, वो जो होता है ना रॉ मैंगो, उसके पीसेस करके उसको भी थोड़ा सा सॉल्ट लगा के सुखा के रखते हैं। उसको हमारे इधर आमसूल बोला जाता था, जो सब्जी वगैरह में डालने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो बहुत टेस्टी लगता था खाने में। तो वो जो चीज़ है ना, उसमें ड्राइंग के साथ ड्राइंग के साथ साथ उसमें सॉल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता था। तो ये जो 4 चीजें हैं, सॉल्ट, शुगर, ऑयल और केमिकल प्रिजर्वेटिव, ये चीजें भी आप क्या कर सकते हो, चीजों की लाइफ बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये वर्क कैसे करता है, देखो सॉल्ट वर्क कैसे करता है, इसके लिए आप क्या करो, एक एक्सपेरिमेंट के लिए देखो। जैसे मैंने अभी आपको मैंगो के पीसेस के बारे में बताया, रॉ मैंगो के पीसेस, आपने ये करके देखा है क्या कि कोई भी चीज, फॉर एग्जाम्पल कुकुम्बर है आपके पास, काकड़ी, उसके पीसेस करो, उसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डालो और खाओ मत उसको रखो थोड़ी देर, वैसे क्या होगा, वो जो कुकुम्बर के पीसेस है उसके ऊपर जैसे ही आप सॉल्ट डालते हो ना, एक चीज आपने ऑब्जर्व की है क्या, सॉल्ट डालने के बाद में फूड आइटम्स को पानी छूटता है, उसके अंदर जो भी वाटर कंटेंट है ना, वो वाटर कंटेंट बाहर आ जाता है। ऑब्जर्व किया है आपने? ये जो मेथड है दैट इज रिलेटेड टू ऑस्मोसिस एंड ऑल, हमें डिटेल में नहीं जानना है, लेकिन ये सॉल्ट की प्रॉपर्टी है। सॉल्ट जब आप किसी फूड आइटम में डालते हो तो वो फूड आइटम में का वाटर ये बाहर निकाल देता है, बराबर है।
सेम चीज से परफॉर्म करता है माइक्रोब्स के बारे में भी। मतलब किसी चीज में, अगर किसी चीज में माइक्रोब्स की ग्रोथ हो रही होती है तो उसके अंदर जो सॉल्ट प्रेजेंट है ना, वो सॉल्ट क्या करता है, माइक्रोब के बॉडी में का वाटर बाहर निकाल देता है। वाटर बाहर निकालने के बाद में माइक्रोब्स की ग्रोथ ही नहीं हो पाती वो चीज में। किसी भी फूड आइटम में से भी अगर आपने वाटर निकाल लिया, मॉइस्चर निकाल लिया, तो उसमें फूड आइटम की ग्रोथ नहीं होती है ना। तो सेम काम करता है सॉल्ट भी। सॉल्ट जब आप किसी चीज में ऐड करते हो, सॉल्ट ऐड करने के बाद में वो सब्सटेंस में माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं हो सकती, ठीक है। जो सॉल्ट के बारे में है ना, वही शुगर को भी है। शुगर भी अगर आपने किसी फूड आइटम, किसी मतलब सम, हाँ, नॉट ऑल, नहीं तो आप बोलोगे रोटी के ऊपर मैंने शक्कर डाली, रोटी में से पानी बाहर निकला ही नहीं, तो ऐसा नहीं होता है। लेकिन कुछ कुछ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐसे हैं जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा होता है, और ऐसी चीजों पे आप सॉल्ट और शुगर अगर ऐड करोगे तो सॉल्ट और शुगर ऐड करने के बाद में वो पानी क्या करता है, रिलीज करता है। तो ऐसे फूड आइटम्स आप सॉल्ट और शुगर का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हो, प्रिजर्व करके रख सकते हो। जैसे अगर मेरे पास एक मैंगो है, 2-3 दिन वैसा के वैसा पड़ा रहा, सड़ जाएगा, गल जाएगा, इतनी स्मेल आएगी कि फाइनली आप फेंक दोगे। लेकिन उसी मैंगो का अगर आप पिकल बनाते हो तो 1 साल, 2 साल, 3-3 साल लोगों के घर पे पिकल बरनी में वैसा का वैसा रहता है ना। आपके घर पे भी होगा। और बोलते हैं लोग जितना पुराना हो जाए ना उतना ज्यादा टेस्टी लगता है ना। तो ये जो है, ये जो पिकल है, ये किस वजह से इतना टिक के रहता है, क्योंकि उसमें क्या क्या होता है पता है। उसमें आप प्रिजर्वेटिव के रूप में सॉल्ट भी डालते हो, शुगर भी डाली जाती है, और ऑयल भी डाला जाता है। ऑयल भी क्या करता है, माइक्रोब्स का कांटेक्ट नहीं होने देता है वाटर के साथ में, उसको वाटर नहीं मिलता, फिर से उसकी ग्रोथ क्या होगी, नहीं होगी। सो दैट इज व्हाई एडिंग सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट, शुगर एंड ऑयल, दे प्रिजर्व योर फूड आइटम। व्हाट दे डू, दे प्रिजर्व योर फूड आइटम फॉर ए लॉन्ग ड्यूरेशन। शुगर, आप जो जैम्स, जेलीज खाते हो, है ना, जेलीज जो है उसमें भी फ्रूट का कंटेंट होता है और शुगर होती है। शुगर की वजह से वो फ्रूट कंटेंट जो है ज्यादा समय तक टिक के रहता है। लास्ट इज केमिकल प्रिजर्वेटिव। कई सारे सब्सटेंसेस में प्रिजर्वेटिव जो है वो केमिकल भी यूज किया जाता है। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल यानी कि एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड भी प्रिजर्वेटिव के जरिए जैसा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट मेथड्स बाय यूजिंग विच वी कैन प्रिजर्व फूड। इसके बाद में एक लास्ट टॉपिक हमें देखना है, जो मैं ये सब इसके बाद में शुरू करती हूँ। So students, now we are moving to the last topic of this lesson, that is nitrogen cycle. अभी आप सोचोगे कि ये बीच में साइकिल कहाँ से आ गई, नाइट्रोजन साइकिल मतलब क्या, साइकिल है मतलब क्या है, इसका रिलेशन माइक्रोब से है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है। दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू सी इट इन दिस लेसन, ओके। तो सबसे पहले साइकिल मतलब क्या, जैसे आपको सबको वाटर साइकिल पता है ना, वाटर साइकिल याद है सबको। वाटर साइकिल कहाँ से स्टार्ट होती है, ओशियन का वाटर इवोपरेट होता है, उससे क्लाउड्स बनते हैं, क्लाउड्स का कंडेंसेशन होता है, कंडेंसेशन से रेनफॉल होता है, रेनफॉल फिर से कहाँ पे जाता है, रिवर में जाता है, रिवर का फिर से वाटर कहाँ पे जाता है, ओशियन में वापस आता है। जहां से स्टार्ट किया फाइनली वहीं पे वापस गए, है ना। ये इस मेथड से अर्थ के ऊपर जो वाटर है वो उसकी अवेलेबिलिटी की गारंटी देती है कि वही वाटर, मतलब हम जो वाटर अभी यूज कर रहे हैं वो अर्थ पे कुछ नया नहीं बना है। जब से अर्थ बनी है तब से जो वाटर है वही वाटर अपन रिपीट इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। सेम इज द कंडीशन फॉर नाइट्रोजन ऑल्सो। नाइट्रोजन किस काम का है, तो देखो हमें पता नहीं है, या जनरली हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, लेकिन हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इस प्रोटीन। प्रोटीन्स आर मेड ऑफ नाइट्रोजन। प्रोटीन्स कैसे बने हैं, नाइट्रोजन से बने हैं। हमारी बॉडी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोटीन, नाइट्रोजन से बना है। प्रोटीन्स की जरूरत जैसे प्लांट्स को है, एनिमल्स को है, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को है। और प्रोटीन बनाने के लिए चाहिए नाइट्रोजन। प्रोटीन बनाने के लिए क्या चाहिए, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन इज एन इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट दैट वी गेट फ्रॉम नेचर, है ना। तो अगर हम नेचर में से नाइट्रोजन ले रहे हैं तो व्हाट विल हैपन, नेचर के अंदर का नाइट्रोजन तो ऐसे से खत्म हो जाएगा, लेकिन वो खत्म होता है क्या, नहीं। जैसे वाटर साइकिल से वाटर कंटिन्यूसली रिसाइकल होकर फिर से हमें वही मिलता है। इन द सेम मैनर नाइट्रोजन ऑल्सो वी गेट द सेम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन अगेन एंड
अगेन। तो जिस साइकिल की वजह से नाइट्रोजन हमें बार बार यूज करने के लिए अवेलेबल होते रहता है, वो साइकिल को हम बोलते हैं नाइट्रोजन साइकिल। ओके, तो नाइट्रोजन साइकिल हम एक चार्ट के जरिए एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो वेयर इज नाइट्रोजन अवेलेबल ऑन अर्थ? नाइट्रोजन कहाँ पे अवेलेबल है? नाइट्रोजन इज मोस्टली इन एयर। वी आर टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन मैक्सिमम अवेलेबल कहाँ है? अर्थ के ऊपर अवेलेबल है, एयर में। एयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा मतलब कितना? नियरली 78% एयर में क्या है? नाइट्रोजन है। एयर में 78% नाइट्रोजन है। लेकिन we cannot use this nitrogen directly from air। जैसे एयर में का ऑक्सीजन ब्रीदिंग कर सकते हैं अपन, बॉडी के अंदर ले सकते हैं अपन, जितनी आसानी से ले सकते हैं जितने आसानी से कार्बन डाइऑक्साइड हम एयर में रिलीज करते हैं, क्योंकि दैट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट वी आर हैविंग। हमारी बॉडी में ऐसी अरेंजमेंट है कि हम डायरेक्टली एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन ले सकते हैं, बट नॉट इन दैट इजी वे वी कैन टेक नाइट्रोजन फ्रॉम एयर। नाइट्रोजन हम एयर में से ले ही नहीं सकते हैं। हमें हमारी बॉडी में जो नाइट्रोजन की जरूरत है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट, नाइट्रेट, नाइट्राइट्स। ऐसे नाइट्रोजन के कंपाउंड्स जो है ना वो हमारी बॉडी को चाहिए। वी नीड दिस कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, नॉट डायरेक्टली नाइट्रोजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। तो ये जो कंपाउंड्स है, ये कंपाउंड्स हमें कहाँ से मिलते हैं? वी गेट ऑल दोज कंपाउंड्स फ्रॉम द सॉइल। सॉइल से हम ये कंपाउंड सारे क्या है? नाइट्रोजन वाले जो फर्टिलाइजर्स से हम मतलब नॉट हम, दैट आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। हम प्लांट्स को खाते हैं और उससे हमारी बॉडी की जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन्स की रिक्वायरमेंट है, वो कंप्लीट होती है। तो ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन सबसे पहले क्या होता है? सॉइल में मिक्स होता है, सॉइल में ऐड होता है। ये जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज व्हाट? नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब ये देखो क्या होता है, कैसे होता है। इस कॉर्नर में लिखा हुआ दिखता है क्या? नहीं दिख रहा है ना? मैं ऊपर लिख दूंगी ना, ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। सी व्हाट इज द प्रोसेस? इसमें क्या होता है? एयर में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, ये एयर का नाइट्रोजन का कन्वर्शन नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में, ऐसे कंपाउंड जो वाटर सोल्यूबल है या जो सॉइल में मिक्स होते हैं, ऐसे कंपाउंड में नाइट्रोजन का कन्वर्शन करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन। दो वेज में ये प्रोसेस होती है। नंबर वन, दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्रोजन कंपाउंड्स, by the process of lightning। पहली जो प्रोसेस होती है वो है लाइटनिंग। लाइटनिंग का मतलब जब हेवी रेनफॉल होता है तो जो लाइटनिंग की प्रोसेस होती है ना, जो लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म है, उसमें क्या होता है? बहुत सारा टेम्परेचर या हीट एनर्जी है वो एटमॉस्फेयर में प्रोड्यूस होती है, और वो हीट एनर्जी की वजह से सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट्स, नाइट्रेट कंपाउंड्स वी विल से। तो ये जो पहली स्टेज है, नाइट्रोजन का कन्वर्शन क्या होता है? आई विल राइट हियर नाइट्रोजन कंपाउंड्स। नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्शन हुआ, ठीक है ना? इसको मैं थोड़ा ऊपर लिखता हूँ। नाइट्रोजन कंपाउंड्स, and these nitrogen compounds come down along with rainfall। रेनफॉल के साथ ये क्या आते हैं? जमीन में आते हैं और सॉइल में क्या हो जाते हैं? मिक्स हो जाते हैं। सो दिस पार्ट रिटर्न्स नाइट्रोजनस कंपाउंड इनटू द सॉइल। एयर में का नाइट्रोजन लाइटनिंग की वजह से नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। दिस इज फर्स्ट प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। सेकेंड क्या होता है? सेकेंड है जो आपकी ये हमें सबको राइजोबियम बैक्टीरिया पता है? राइजोबियम। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम इज ए माइक्रोब। सिर्फ राइजोबियम में इसके साथ कई सारे माइक्रोब्स हैं। ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? दे आर प्रेजेंट इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में
नाइट्रोजनस बैक्टीरिया होते हैं। ये नाइट्रोजनस बैक्टीरिया फिर से क्या करते हैं, ये एयर में का नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं, एयर में का नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं और उनका कन्वर्शन क्या में करते हैं, उनका कन्वर्शन करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में, कन्वर्शन क्या में करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। इन द सेम मैनर some microbes are also present in soil. सॉइल में भी कई तरह के माइक्रोब्स होते हैं। ये माइक्रोब भी क्या करते हैं, नाइट्रोजन का, एयर में के नाइट्रोजन का कन्वर्शन करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड्स में। ठीक है, तो ये हो गया पहला पार्ट, एयर में के नाइट्रोजन का कन्वर्शन हुआ नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ये नाइट्रोजनस कंपाउंड्स क्या करेंगे, प्लांट्स इस्तेमाल करेंगे, प्लांट्स ने इस्तेमाल किया और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन उनकी बॉडी में था, दैट एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इट इज व्हाट, इट इज stored in their body in the form of food, है ना, प्रोटीन्स के फॉर्म में उनकी बॉडी में ये स्टोर रहता है। फिर ये इनको कौन खाता है, प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स। ओके, अभी एनिमल्स में क्या होता है, देखो अभी एनिमल्स एक प्रोसेस करते हैं एक्सक्रीशन। एनिमल्स ने खा लिया, पचा लिया, है ना, उसके बाद में जो यूटिलाइज करने के बाद में, प्रोटीन को यूटिलाइज करने के बाद में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में बने, हार्मफुल हमारे खुद के लिए। फॉर एग्जांपल एनिमल्स वी आर टॉकिंग अबाउट, दे कंटेन्स अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। ध्यान में रखो ना, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये तीन जो सब्सटेंसेस हैं, एनिमल्स ने क्या किया, प्रोटीन इस्तेमाल किया, उसके बाद में कुछ हार्मफुल सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं। वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हम क्या करते हैं, वो हार्मफुल सब्सटेंसेस हम हमारी बॉडी के बाहर एक्सक्रीट करते हैं, नंबर 1, है ना। तो ये जो कंपाउंड्स है, कुछ एनिमल्स में अमोनिया गैस बनता है, कुछ एनिमल्स में यूरिया बनता है, कुछ एनिमल्स में हार्मफुल प्रोड्यूस यूरिक एसिड्स का फॉर्म देते हैं। और ये सारे के सारे जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं हम बॉडी के बाहर निकालते हैं इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, इन द फॉर्म ऑफ नंबर 1, है। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। वी कॉल दिस प्रोसेस इज व्हाट, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बाद में ये हार्मफुल सब्सटेंसेस फिर से कहाँ पे जाते हैं, दे आर आल्सो एडेड इनटू सॉइल, दे आर एडेड इनटू सॉइल। और अभी देखो ना, सॉइल में कई ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं जो ये हार्मफुल नाइट्रोजनस सब्सटेंसेस जो है उसको फिर से एयर में मिक्स होने लायक नाइट्रोजन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और ये नाइट्रोजन क्या किया जाता है, एयर को वापस किया जाता है। समझ में आया? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का कन्वर्शन नाइट्रोजन कंपाउंड में हुआ, नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में ऐड हुए, प्लांट्स ने एब्सॉर्ब किए, प्लांट में से एनिमल में गए, एनिमल्स ने यूज किया, यूज करने के बाद में हार्मफुल कंपोनेंट्स बने जो एक्सक्रीशन के प्रोसेस के द्वारा बॉडी के बाहर फेंके गए, फिर से सॉइल में ऐड हुए। सॉइल में कुछ माइक्रोब्स प्रेजेंट है, ये माइक्रोब्स ने क्या किया, माइक्रोब्स ने ये कंपाउंड्स को फिर से नाइट्रोजन में कन्वर्ट किया और नाइट्रोजन क्या हुआ, इसको वापस हो गया, ठीक है, इसको एयर को। इन द सेम मैनर जब ये डेड हो जाते हैं, एनिमल्स भी डेड होते हैं ना कुछ समय के बाद में, प्लांट्स भी कुछ समय के बाद में डेड होते हैं। ये डेड होने के बाद में जो माइक्रोब्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, मतलब इनकी जो डेड बॉडी है इनका डिकम्पोजिशन होता है। डिकम्पोजिशन करने वाले कौन है, फिर से डिकम्पोजिशन इज आल्सो डन बाय माइक्रोब्स। और ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, नाइट्रोजन को फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट करते हैं। दिस होल मीन्स एयर में से नाइट्रोजन लो, यूज करो, फिर से एयर को वापस करो। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। द प्रोसेस इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल के लिए कुछ टर्म्स याद रखो, नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन एयर में था, सॉइल में मिक्स हुआ नाइट्रेट कंपाउंड में, इसके बाद में होता है नाइट्रिफिकेशन। ध्यान से सुनो, नाइट्रिफिकेशन मतलब ये प्रोसेस जो माइक्रोब्स करते हैं जिसमें क्या होता है, जो अनयूजेबल फॉर्म है नाइट्रोजन की उसको यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, इट इज कॉल्ड एज नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन करके हमने इस्तेमाल कर लिया, अभी फिर से उसको वापस करना है नेचर के, मतलब यूजेबल या यूज्ड नाइट्रोजन कंपाउंड को फिर से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज द
नाइट्रिफिकेशन। ओके, यहाँ पे ये लेसन क्या होता है, फिनिश होता है। आपको आज क्या करना है देखो, हमने आज कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने स्टार्ट किया था स्पॉइलेज ऑफ फूड से। ये वीडियो अगर आपने देखा हो, आई होप आपने इसमें से रनिंग नोट्स निकाले हैं, मतलब जब मैं बोल रही हूँ तब उस पॉइंट के नोट्स आपने निकाले होंगे। अगर नहीं निकाले तो ये वीडियो को पॉज करके, मतलब फिर से रिवाइंड करके पॉज करके वो पर्टिकुलर टॉपिक नोट कर लो। आपको नोट्स बनाने हैं स्पॉइलेज ऑफ फूड के, डिफरेंट प्रिजर्वेशन का मतलब क्या, प्रिजर्वेशन के डिफरेंट मेथड्स क्या, नाइट्रोजन साइकिल मतलब क्या, उसके पार्ट्स कौन से हैं और उसकी डायग्राम कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे ये लेसन होता है फिनिश। इसके बाद में हम इसके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज सॉल्व करने के बाद में कभी भी इसके ऊपर क्या हो सकती है, टेस्ट हो सकती है। बाय।